नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में आज बात करेंगे ई-ट्रियो की। ई-ट्रियो एक ऐसी कंपनी ई व्हीकल सेक्टर की जिसकी 2017 में शुरुआत की गई थी इस खास मकसद के साथ कि कैसे इंट्रासिटी मूवमेंट है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लेकर उसे बढ़ावा दिया जा सके, उस क्षेत्र में आगे काम किया जा सके। मेरे साथ दीपक एमवी जुड़ गए हैं, फाउंडर है ई-ट्रियो के। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2017 में आपने ई-ट्रियो की शुरुआत किस मकसद के साथ खास तौर पर की थी, क्योंकि ये वो समय था जब ईवी सेक्टर की सिर्फ शुरुआत हो रही थी, तो जाहिर तौर पर चैलेंजेस भी बहुत सारे रहे होंगे। पहले आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जैसे आपने पूछा मुझसे कि 2017 शुरुआत थी ईवी सेक्टर की। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि उस समय बहुत ही कम सेल्स भी बहुत कम था, एडॉप्शन भी कम था कंट्री में। एंड वो शुरुआत थी, शायद वो बुनियादी शुरुआत थी जब ईवी सेक्टर की इंडिया में। 2017 में जब हमने शुरुआत की, हमारा उद्देश्य था कि हम एग्जिस्टिंग जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं हम उसको इलेक्ट्रीफाई कर पाएं। सो हमारा उद्देश्य ये था कि इलेक्ट्रिफिकेशन से हम जो एग्जिस्टिंग पुरानी गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिक बना दिया जाए, जिससे ना सिर्फ एनवायरनमेंट में डीकार्बनाइजेशन होगा बट डीकंजेशन भी होगा रोडों पे। क्योंकि वही गाड़ियों को आप कैसे एक पोल्यूटिंग गाड़ी को एक ग्रीन गाड़ी बना देंगे, उससे एक नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स विल आल्सो नॉट इंक्रीज। सो वहां से हमने शुरुआत की थी 2017 में। हमने 2018 में हम पहली कंपनी बने जिसने एक पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाया। ये गाड़ी थी मारुति ऑल्टो। हमारा दिमाग में था कि कितनी सारी पुरानी गाड़ियां हैं, खासकर इन द कैब सेगमेंट। ये कैब सेगमेंट में हमें लगा कि पुरानी गाड़ी को अगर इलेक्ट्रीफाई किया जाए तो काफी बेनिफिट होगा, बोथ एनवायरनमेंट को एज वेल एज जो ड्राइवर ओनर है उनको। तो उससे हमने सर्टिफाइड मारुति ऑल्टो कराई थी 2018 में ARAI से, और उसको इंट्रोड्यूस किया था हमने मार्केट में। इसके बाद ही कुछ ही समय बाद हमने डिजायर को भी इलेक्ट्रीफाई किया, मारुति डिजायर को इलेक्ट्रीफाई किया, और वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया। और इस समय ही लाइक आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस काफी सारे थे, क्योंकि उस समय शुरुआती दौर था। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईवी, उसका चैलेंज। एक टेक्नोलॉजी भी नई थी और उसको स्टेबलाइज करने का चैलेंज। इकोसिस्टम नया था उस समय। आज के दिन हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं। 17 में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 90% कंपनियां बाहर के इंपोर्टेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट थी। सो ये जो डिपेंडेंसी थी उस समय काफी ज्यादा थी, और उस डिपेंडेंसी के साथ काम करना, तो हम उस प्रकार के एक माहौल में थे। हमने ये गाड़ी इंट्रोड्यूस की, गाड़ी को सराहा गया बाय द कस्टमर्स। लेकिन ये हमें समझ आया कि ईवी अडॉप्शन खाली एक प्रोडक्ट बनाने तक सीमित नहीं हो सकता है। इसको अगर हमें देखना पड़ेगा कि इकोसिस्टम कितना रेडी है ये ईवी अडॉप्शन के लिए। और वहां से हमें सबसे बड़ा चैलेंज, आप जो पूछ रहे थे चैलेंज का, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 2 साल हमने बिताए। हमने ये कार्स को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल। उसके करने के बाद हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि ये तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, बट डिमांड शायद इस सेक्टर में नहीं है, पैसेंजर कार सेगमेंट में नहीं है। उस समय हमने फिर स्ट्रेटेजिकली हमने एक डिसीजन लिए, जिसके बदौलत आज हम 2-2.5 साल बाद उस डिसीजन के, आज हम बड़े स्ट्रांगली एक ईवी प्लेयर की तरह मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन दीपक, जो जो बातें आपने कही यहाँ पर कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर ईवी सेक्टर में खास तौर पर देख रहे हैं। हालांकि सरकार बहुत सारी कोशिश ज़रूर कर रही है और तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है इस दिशा में। लेकिन अगर मैं ई व्हीकल सेक्टर की बात करूँ तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं बाज़ार में, आपके कंपटीशन बहुत सारे हैं। तो कोई भी ई-ट्रियो के पास क्यों आएगा, और क्यों नहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनके पास जाएगा? हाँ, सो बहुत ही ये एक सवाल है जो हर जगह जहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं। तो ये सवाल आई थिंक ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि जवाब देने से हमें भी ये समझा सकते हैं कि आज के दिन में जो ईवी में चेंज आ रहा है वो आप देखेंगे। और ये चेंज जो आ रहा है वो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आ रहा है।
अगर आप अभी भी देखें, थ्री व्हीलर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जहाँ पे हम आज के दिन में अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में हम मार्केट में आज के दिन में हैं मौजूद। थ्री व्हीलर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक दो ओईएम्स थे जो शुरुआती में एंटर हुए, बट उनकी भी स्ट्रैटेजी और उनकी भी कमिटमेंट टू ईवीज उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी एक नए प्लेयर जैसे हम आए, और हमारे साथ दो तीन और प्लेयर्स भी आए हैं जो मार्केट में आए हैं, जिन्होंने स्पेशली ईवी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जिसका मतलब है ये कि हमारी सोच पूरी ईवी की है। हमारी ये सोच नहीं है कि हम एक नया प्रोडक्ट लाइन नहीं ला रहे हैं, हम एक कंप्लीटली एक नया रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो उस प्रकार से हमारी जो सोच रही है, हमारे जो प्रोडक्ट को बनाने का तरीका रहा है, हमारे आज के दिन की प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो वेरिएंट है। टूरो इज द प्रोडक्ट नेम, सो टूरो मिनी और टूरो मैक्स। टूरो मिनी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी और से अच्छा है आज के दिन में ये प्रोडक्ट। और टूरो मैक्स की बात करूं, ये प्रोडक्ट बाकी सब जो मार्केट में है उनके बराबर, और बराबर होने के बाद भी उसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं। चाहे वो टॉर्क की बात करें, जहाँ पे पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसकी 550 kgs है, और टॉर्क भी इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो उस प्रकार से मैं ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो बड़े ओईएम्स जो डिकेड से इस इंडस्ट्री में है, उनके और हमारे में फर्क ये है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो पूरी ईवी सोच से बनाया है, एक पॉइंट वो। दूसरा, आज के दिन में हम अपने कस्टमर से, जो हमारी शुरुआत हुई है B2B कस्टमर सेगमेंट से। जब हम बात करते हैं B2B की, हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स की, हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री की। सो हमने काफी क्लोजली इस इंडस्ट्री के साथ काम किया है, जहाँ पे हमने सिर्फ एक ओईएम के रूप में नहीं, बट एक पार्टनर के रूप में काम किया है। चाहे वो ड्राइवर ट्रेनिंग हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेटा को, गाड़ी के अराउंड डेटा को निकाल के उसको एनालाइज करना और क्लाइंट को बताना कि कैसे ड्राइवर्स को ओरिएंट करना है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकालनी है। तो हमने उस प्रकार से एक अवतार धारण किया है जो एक स्टैंडर्ड ओईएम का नहीं है, जो आज के दिन में केवल एक डीलरशिप के साथ काम करते हैं। हमारे भी डीलरशिप्स हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग है। आप मुझे एक बात बताइए, 2017 से आप एक तरह से मार्केट में हैं, ख़ास तौर पर जो ये ई व्हीकल का आपका जो ये थ्री व्हीलर सेगमेंट है, ज़्यादा डिमांड आपको कहाँ से आती है? क्योंकि आप लॉजिस्टिक साइड में हैं तो जाहिर तौर पर इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बड़ा रोल अदा करते हैं, लेकिन क्या मैं ये कहूँ कि जो छोटे शहर हैं वो इसकी अडेप्टेबिलिटी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं देन पीपल हु आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ और बिग सिटीज़? क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो एक जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए ई व्हीकल सेक्टर के लिए, हमने सिर्फ वहाँ पर शुरुआत की है, बहुत 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 तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है। आपने बिल्कुल सही बोला कि थ्री व्हीलर्स में एक एडॉप्शन जो आ रहा है, उसके रीजन भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपने बात की कि ये कौन से सेगमेंट्स में ज्यादा डिमांड दिख रही है, तो अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटली थ्री व्हीलर हमने क्यों चूज किया। हमने पहले शुरुआत की थी कार्स से, उसके बाद हमने क्या किया, अगला स्टेप था हमारा कि हमने लगा कि लॉजिस्टिक सेगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे ईवी एडॉप्शन होगा ही। इसके दो रीजन है, एक तो है कि ई कॉमर्स कंपनियों ने कमिट किया है कि वो अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई करेंगे। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो एज कंपेयर टू अ डीजल और अ पेट्रोल व्हीकल और अ सीएनजी व्हीकल, यू सेव अप टू 60-70% ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो आपका जो डीजल का खर्चा है आज के दिन में, जो इतना बढ़ता जा रहा है, जिसका कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और उस खर्चे के मुकाबले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो 60-70% सेविंग डिलीवर करती हैं। और ये एक बड़ा रीजन रहा है जो हमें लगा कि लॉजिस्टिक सेगमेंट जो प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी बड़ा रोल रहेगा। एक तो वो फैक्टर रहा। दूसरा ये फैक्टर दिखा हमें कि थ्री व्हीलर्स में जो हम बात करते हैं अपफ्रंट कॉस्ट, टिपिकली आप देखेंगे कि कोई एक नया ईवी का कॉस्ट एज कंपेयर टू अ डीजल पेट्रोल व्हीकल विल बी ऑलमोस्ट 1.5-2 टाइम्स, बट थ्री व्हीलर्स में ये कम होके आफ्टर सब्सिडी ये ऑलमोस्ट 20-25 हजार रुपए का डिफरेंस रह गया है। सो इसके वजह से कस्टमर को भी लगता है कि यार 25-30 हजार रुपए का इतना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, बट उसका मैं रिकवरी में 3 महीने में कर लूंगा, मैं 3-4 महीने में ही रिकवर कर लूंगा उतना पैसा। तो एक तो वो एडवांटेज रहा। तो वो एडवांटेज आता है लॉजिस्टिक सेगमेंट में बड़े अच्छे से, क्योंकि इस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेगमेंट में चार्जिंग आसानी हो रही है, क्योंकि
चार्जिंग स्टेशन आज के दिन में जो ई कॉमर्स लास्ट माइल में जो गाड़ियां चल रही है उनके चार्जिंग के लिए, चाहे वो लॉजिस्टिक्स प्लेयर हो जो हब बनाते हैं अपने पार्किंग में डालने के लिए और चार्जिंग डालने के लिए, तो उस प्रकार से ये थोड़ा एक आसान, एज कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स ईजियर। एक और बात बताइए, देखिए पिछले 1.5-2 साल जिस तरह से गुजरे हैं, पैंडेमिक ने कैसे सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया है। अगर मैं ई मोबिलिटी बिजनेस की बात करूं, खासतौर पर भारत में, आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव यहाँ पर किया है, और क्या इस बदलती हुई स्ट्रैटेजी को आप आगे भी लेकर जाएंगे, या फिर जब थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल सो यू विल गो बैक टू द प्री कोविड डेज? हमारा, आप मानेंगे कि हम 2017 में शुरुआत की तो हमारे बिल्कुल ही एक अर्ली स्टेज ऑफ द स्टार्टअप में ही हमें एक पैंडेमिक जैसा अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज फेस करना पड़ा। इससे ये बेनिफिट हो गया कि हमें बहुत सारी मुसीबतें इकट्ठे आ गई, शुरुआती दौर में ही आ गई, और इससे हमें एक डीएनए बन गया जो बड़ा स्ट्रॉन्ग डीएनए है हमारा। इम्यूनिटी बढ़ गई हमारी कंपनी की कि हम आज के दिन में रेडी हैं चैलेंजेस के लिए, और हमने वैसे स्टेप्स लिए जो हमें आज काफी बेनिफिट कर रहे हैं। चाहे हमने थोड़ा समय खोया हो, हमने खोया समय, बिकॉज हमारा जो प्लान था 2020 में करने का हम 21 में कर रहे हैं आज के दिन में। लेकिन इससे बेनिफिट दो तीन चीजें हुई। एक, हमारे स्ट्रेटेजिकली हमने लोकलाइजेशन पे फोकस किया। सो मैं आज बड़े प्राउडली बोल सकता हूँ कि हमारे जो 3 व्हीलर्स हैं वो कम्प्लीटली लोकलाइज्ड है, 100% मेड इन इंडिया है, एंड हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं आपको। तो इट इज लाइक मेड इन इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। इसने हमें और भी समय दिया कि हम प्रोडक्ट के बारे में सोच पाए और आगे ले पाए। तो मैं तीसरी चीज ये बोलूंगा कि हमारा जो प्लान है, जो अभी हमारे 1 साल बाद हम 4 व्हीलर कार्गो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 110 सेगमेंट में। सो एक वो भी चीज बोलूंगा कि हम उस तरफ भी हम ज्यादा सोच के साथ, ज्यादा प्लान के साथ और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लेवल पे हमने काफी समय बिताया है, ताकि हम वो 4 व्हीलर को अच्छे से ला पाए विद इन द नेक्स्ट ईयर और सो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो इस तरह से कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हमें यहाँ पर बताए वो सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए, ई व्हीकल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसकी शायद ज़रूरत है आज की तारीख में। सरकार तेज़ी से इस दिशा में काम भी कर रही हैं, और जो नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट एक तरह से हम सब ने रखा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर COP26 में रखा था, उस तरफ बढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस सेक्टर की तरफ शिफ्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू प्रज्ञा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग। मेड इन इंडिया में वक्त हो चुका। मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पीयर टू पीयर रियल एस्टेट पोर्टल की। जी हाँ, nobroker.com की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उनके फाउंडर और सीईओ अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जो हैं वो 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के वेटरन रह चुके हैं। कई बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स के साथ वो काम भी कर चुके हैं। ऐसे में अमित मुझे बताइए, नो ब्रोकर का आइडिया आखिर आया कहाँ से? आइडिया बहुत फैंटास्टिक है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया होगा, और जो ग्रोथ आपकी कंपनी ने देखी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस आपका कैसे पसंद किया गया। लेकिन क्या थॉट था nobroker.com के पीछे? तो हम तीनों को फाउंडर बेसिकली हम लोग बहुत अलग अलग शहरों में रहे हैं, और हमने बहुत बार ब्रोकर का इस्तेमाल किया, ब्रोकरेज पे भी किया है। हमको बेसिकली लगा कि इस जमाने में, आज इंटरनेट के जमाने में, जब मैं दुनिया में किसी को भी फेसबुक रिक्वेस्ट दे सकता हूँ और किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ व्हाट्सएप पर, तो आज के जमाने में ऐसा क्यों है कि मुझे एक घर किराए पे लेने के लिए मुझे 1 महीने का ब्रोकरेज देना पड़े, वो भी ब्रोकर को। और वो कर भी क्या रहा है, वो बेसिकली 2 लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यही जुड़ाव का काम क्या इंटरनेट नहीं कर सकता। और उसी तरह बाय एंड सेल के अंदर 2% का कमीशन। तो हमको बेसिकली एज अ कस्टमर फील होता था कि एक तो आप पहले लैंडलॉर्ड को आप एडवांस डिपॉजिट दीजिए, फिर एडवांस रेंट दीजिए, उसके ऊपर से 1 महीने का ब्रोकरेज। तो हमारी कोशिश यही हुई शुरुआत में कि, और हमने अपने चारों तरफ देखा तो जितनी भी वेबसाइट थी वो सब ब्रोकर के साथ काम करती थी। तो इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन फाइनली कस्टमर की लाइफ तो इंप्रूव नहीं हुई ना, क्योंकि उसको आज भी ब्रोकरेज देना है। तो हमने ये बेसिक क्वेश्चन पूछा और उससे स्टार्ट किया एक कॉन्सेप्ट जो कि कहीं से कॉपीड नहीं है। मतलब कोई अमेजॉन, उबर इक्विवेलेंट कोई नहीं है यूएस चाइना में। हम ना केवल इंडिया की सबसे बड़ी नॉन ब्रोकरेज कंपनी है,
हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉन ब्रोकरेज कंपनी है। बिल्कुल, और इसी इसी के साथ मैंने आपके इंट्रोडक्शन की शुरुआत भी की थी। कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया आपने इस रियल एस्टेट सेक्टर को, ख़ास तौर पर ये जो ब्रोकरेज वाला पूरा का पूरा झमेला मैं इसे कहूँगी, क्योंकि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि हम सब जब किराए पे मकान ढूंढते हैं या कोई मकान खरीदने के लिए ढूंढते हैं तो वो ब्रोकरेज वाली जो परेशानी होती है उन सबसे गुजरते हैं। लेकिन रेवेन्यू मॉडल क्या है? अब हर कोई ये समझना चाहेगा कि अगर आपने कस्टमर टू कस्टमर को मिला दिया तो इससे आपको क्या फायदा? एकदम सही बात है। तो हमारा हमारा फ्री मॉडल है। बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए बस हम पैसे लेते हैं, जो कि ऑप्शनल है। तो आप आइए, आप नो ब्रोकर साइट पे फ्री में प्रॉपर्टी डाल दीजिए। आप आइए, आप जिन लोगों ने प्रॉपर्टी डाली है उनसे फ्री में कांटेक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली बात कर लीजिए। तो नो ब्रोकर पे आके अपनी प्रॉपर्टी फ्री में पोस्ट कर दीजिए। आपको एज अ टेनेंट और एज अ बायर आपको आएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखेंगी, उन पे आप क्लिक करेंगे, ओनर का फोन नंबर डायरेक्टली मिल जाएगा। हम बीच में है ही नहीं, कोई ब्रोकर नहीं है बीच में। आप सीधे उस ओनर से बात करिए, सीधे सब काम करा लीजिए, हम कोई पैसे नहीं लेंगे। हाँ, आपको रेंटल एग्रीमेंट अगर कराना है, आपको पैकर मूवर लेना है, आपको पेंटिंग करानी है, आपको क्लीनिंग करानी है, आपको होम इंटीरियर कराना है, आपको होम लोन कराना है, तो हमारी ऑप्शनल सर्विसेज हैं जो कि बहुत हिट हैं और लोग उन्हें लेते हैं। पर अगर आपको उन्हें नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं। मुझे मुझे बहुत सही कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनकर, इतनी सरल भाषा में आप क्योंकि समझा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने जाहिर तौर पर सब कुछ बदल दिया है। मैं आगे आपसे कुछ और सवाल पूछूं उससे पहले मुझे बताइए कि जो पिछले 2 साल बीते हैं जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसने एक कम्प्लीटली डिफरेंट शिफ्ट देखा है। शहरों से जो किराए पे लोग रहते थे वो वापस अपने घर चले गए हैं। ऐसे में आपकी कंपनी किस तरह से उसी मॉडल पर बनी रही है? क्या कुछ बदलाव आप लोगों ने किए हैं? अपने एक्सपीरियंसेस जरा मुझे। तो कोविड में दो चीजें हुई। पहला जो चीज हुई, जो एडवांटेजेस हुई सबके लिए और हमारे लिए, खासकर डिजिटल इकोनॉमी वालों के लिए, वो ये कि लोग बोलने लग गए कि अच्छा भाई, एक तो पहले पैसे ज्यादा देने पड़ते थे ब्रोकर को, दूसरा आप कोविड में रिस्क नहीं लेना जाके जाके बेसिकली ब्रोकर के ऑफिस जाने का। तो क्या हमारे पैसे बच सकते हैं? क्या हम इंटरनेट पे कोई ऐसा साइट है जो हमारी हेल्प कर सकता है? तो उसके अंदर नो ब्रोकर को ज्यादा लोगों ने ट्राई किया कोविड में। दूसरा हमने ये किया कि हमने ये बात का भी एहसास किया कि अब कस्टमर ये चाहता है कि मैं 10 घर देख के एक घर चूज करने की बजाय मैं कि केवल 4 घर देख के एक घर चूज कर सकता हूँ, या 2 घर देख के एक घर चूज कर सकता हूँ क्या? तो कैसे कस्टमर कम इंटरनेट पर ही घर को देख ले, ताकि जब फिजिकल उसे घर कम देखने पड़े कोविड में और उसका एक्सपोजर कोविड में कम हो। तो हमने नया फीचर लॉन्च किया है जिसके अंदर ओनर वीडियो लेके डालता है पूरे घर का। तो ये वीडियो फीचर बहुत बेसिकली हिट हो गया। तो कई ऐसे घर हैं, हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज ऐसे थे कोविड के अंदर जो रेंट हो गए, जिसके अंदर टेनेंट ने वो घर कभी फिजिकली देखा ही नहीं उसने केवल वीडियो देखा, जो कि वीडियो बहुत अच्छा था। और अपार्टमेंट सोसाइटीज हैं तो मोटा मोटा पता ही है कि सोसाइटी कैसी होती है, और वो वीडियो देख के ही बेसिकली घर फाइनलाइज हुआ, और कई हमने प्रॉपर्टी सेल भी ऐसी करी। तो ये एक इनोवेशन है जो कि कोविड टाइम के अंदर हुआ। देखिए, यही खूबसूरती है शायद टेक्नोलॉजी की कि आप किसी भी कोने में बैठे हैं और कोई भी अपना काम करना चाहते हैं तो चुटकियों से वो काम हो भी जाता है। अब एक एक अहम सवाल अमित, और वो सवाल ये कि मैं कैसे विश्वास करूं कि जो ओनर है वो मुझे सही घर दिखा रहा है, क्योंकि ये भी एक डर किसी के भी मन में हो सकता है। शायद आपने फोटो बहुत खूबसूरत डाली हो, लेकिन मैं कैसे इस बात की गारंटी मानूं कि जनाब आपने, जब मैं उस घर में एक्चुअली शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया हूं और जब मैं एक्चुअली वहां पर पहुंचा हूं तो स्थिति कुछ और है, तो सूरत कुछ और है। इसका कैसे आप लोग ध्यान रखते हैं? तो देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये घर गड़बड़ डालने वाला, ये ज्यादा सुंदर फोटो डालनी और घर कुछ और है, ये ना कुछ चुनिंदा ब्रोकर ने शुरू किया था ये काम। उसका रीजन ये था कि ब्रोकर का बिजनेस है कस्टमर लाना और अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाना या बेचना। तो ब्रोकर ये चाहता है कि आप ना उस पर क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टी भी सुंदर दिखने वाली है, और जब आप पहुंचे उसके ऑफिस तो वो बोलेगा हाँ वो सुबह चली गई मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वो क्लिक बेट की तरह आपको ऑफिस लाना चाहता है।
लेकिन जब आप जेन्युइन ओनर होता है, हमारी साइट पर हम एल्गोरिदम से ब्रोकर को बैन कर देते हैं और केवल जेन्युइन ओनर को अलाउ करते हैं प्रॉपर्टी डालने के लिए। उसके पास टाइम ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो जरा भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाले साइट पर। आप आओ, उसका घर देखो और बोलो अरे इसमें तो एक बालकनी कम है, और आप घर रिजेक्ट करो और उसका टाइम वेस्ट करो। तो हमने आज तक 70 लाख प्रॉपर्टी बेसिकली नो ब्रोकर साइट पर डाली है। हमारा टोटल कस्टमर बेस 1.6 करोड़ है, और करीब आधा करोड़ नए कस्टमर हर साल रजिस्टर करते हैं, जुड़ते हैं नो ब्रोकर से नए। कभी भी हमें शिकायत नहीं मिली आज तक एक भी कि कोई भी घर रॉन्ग डला हो, या जब आपने घर के पास आप एक्चुअल में गए हो लेने के लिए तो घर में कोई गड़बड़ निकली हो। क्योंकि जैसे आपने ब्रोकर को हटा दिया ना, वैसे ही जेन्युइन ओनर का तो बिजनेस है ही नहीं ना घर देना। तो साल में एक बार एक घर होगा, मैक्सिमम 2 घर होंगे, तो वो तो रियल घर ही दिखाता है और रियल घर ही देना चाहता है। तो हमने जो परवर्स इंसेंटिव था ब्रोकरेज कमाने का, जैसे ही वो हटा दिया ना, वैसे ही हम जेन्युइन टेनेंट और जेन्युइन ओनर को साथ में ले आए, तो ये सब प्रॉब्लम हट गई। अब मुझे बताइए, 2015 में शुरुआत की, 2021 खत्म होने को है, 2022 से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और क्या कुछ नया आने वाले दिनों में nobroker.com पर आपके कस्टमर्स को मिलेगा? तो देखिए, हमारी दो हिस्सों में है, एक तो रेंटल और एक बाय एंड सेल। दोनों चीजें हम लोग करते हैं। बाय एंड सेल मार्केट बहुत ही अच्छा हो गया है अभी। क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इतना प्राइस पिट चुके हैं बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, क्या प्राइस एकदम राइट लेवल पर है। तो एक बहुत अच्छी जेन्युइन कस्टमर एंड डिमांड देख रहे हैं हम लोग बाय एंड सेल में। तो बाय एंड सेल का तो नेक्स्ट 3-4 इयर्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपके शो के माध्यम से बोलूंगा भी कि किसी को भी अगर अपने घर रहने के लिए घर खरीदना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है घर खरीदने के लिए। और दूसरी बात आती है जहां तक रेंट की, तो अभी आज जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने आज तक 70 जो है लाख जो है घर डाले हैं साइट पर। मैं बेसिकली ये चाहूंगा कि आने वाले सालों में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का हर घर एक बार नो ब्रोकर साइट पर जरूर पोस्ट हुआ हो। आप एक बार नो ब्रोकर पे डालिए, फ्री में आप यूज करके देखिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और मैं बोलूंगा बहुत ही डिसरप्टिव है आइडिया, और कोई नया आइडिया नहीं है। अब तो हमें 8 साल हो गए हैं और 1.5 करोड़ कस्टमर्स ने बेसिकली यूज किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए और ब्रोकरेज को हटाइए और डायरेक्टली डील करिए। वो ज्यादा सुविधाजनक भी है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, ज्यादा एफिशिएंट भी है और ज्यादा फास्ट भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने जो अपनी कंपनी के लिए टारगेट सेट करे हैं, मेरी पूरी ही टीम की शुभकामनाएं हैं आपको। और अपने व्यूअर्स को हम ये कहेंगे कि देखिए, nobroker.com है, आप जा सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की ब्रोकरेज फीस नहीं देनी है, लेकिन अगर कोई वैल्यू एडिड सर्विस चाहते हैं तो वो भी आपको nobroker.com पर मिल जाएगी। रियल एस्टेट जो है वो एक बार फिर से एक्सपर्ट्स का मानना है कि धीरे धीरे पिकअप यहाँ पर ज़रूर कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमी वापस यहाँ पर पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।